नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फिलहाल मौजूद है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर सीए निरुपमा दिलीप बेला। बहुत स्वागत है आपका निरुपमा दिलीप बेला जी। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि 2016 में इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि इन्होंने हासिल की और 16 के बाद गुड़गांव में एक निजी कंपनी में यह कार्यरत थी, लेकिन फिलहाल स्वयं ही जो है प्रैक्टिसरत है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इनकम टैक्स क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताइए हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए। जो आपकी साल में इनकम होती है, तो इनकम टैक्स सबसे पहले जो समझना हमें ज़रूरी है वो है कि कितने प्रकार के इनकम होते हैं, उसी से समझ आएगा कि इनकम टैक्स क्या होता है। तो इनकम टैक्स के अंदर 5 रकम की इनकम बताई गई है, जिसमें से सबसे पहला है सैलरी। अगर आप सैलरी में हैं, तो आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको सैलरी दी है उसको इनकम कहा जाएगा। दूसरा है बिज़नेस की इनकम, जो आपने सेल की है उससे अगर आप खर्चे घटा दें तो जो आपके हाथ में बचता है, जो आपका प्रॉफिट है, उसे इनकम कहते हैं। तीसरा है कैपिटल गेन। सपोज़ कीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो उससे वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, लैंड हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं। जो आपको उसमें मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसको इनकम कहते हैं। चौथा है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका एक मकान है जो खाली है, आपने उसको किराए पे दिया है, तो वो जो किराया आता है उसको भी इनकम कहते हैं। और पांचवा है अदर सोर्सेज, जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट्स हैं, जैसे आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है, उससे जो इंटरेस्ट आता है, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो जो डिविडेंड आता है, ये सारे को भी इनकम कहते हैं। तो इनकम टैक्स ये है, जो आपकी ये इनकम है, इस पे एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट बोलती है कि आपको उनको देना पड़ेगा एज इनकम टैक्स। तो डिपेंडिंग कि आप एक इंडिविजुअल हैं, जैसे खुद से कर रहे हैं बिजनेस, या आप एक कंपनी फॉर्म है, या आप एक पार्टनरशिप फॉर्म है, इनके लिए अलग अलग रेट्स दिए गए हैं और उन्हीं रेट्स के हिसाब से इस पे इनकम टैक्स लगता है। तो मुझे ये बताइए कि अब मान लीजिए किसी का इनकम उतना नहीं है जितना होना चाहिए टैक्स देने के लिए, तो क्या उसे भी टैक्स देने की ज़रूरत है? इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से अगर आपकी एक साल की इनकम इन 5 सोर्सेज से जो मैंने आपको अभी बताई वो 2.5 लाख से कम है, तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरनी पड़ेगी। और अगर आपकी 5 लाख से ऊपर है एनुअल इनकम, एक साल की इनकम, तो आपको इनकम टैक्स भी देना है और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरनी है। ये ऐसा क्यों? ये स्लैब्स हैं जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर दी हुई है। तो छोटी इनकम वालों को, जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है या 5 लाख से कम इनकम है, उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगती। तो क्या उन लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है? जैसा कि मैंने बताया, अगर आपकी 2.5 लाख से एक साल में अगर 2.5 लाख से इनकम कम है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। आप भर सकते हैं, अगर आपको भरना है स्वेच्छा से भर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार बैंक लोन्स में इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगते हैं, तो अगर 2.5 लाख से कम है तभी भी लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर 2.5 लाख से ऊपर है आपकी इनकम, तब आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मान लीजिए कि 2.5 लाख से नीचे ही हमारा अगर इनकम है, तो हम अगर टैक्स फाइल करते हैं, तो उससे इन फ्यूचर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया होम लोन में, जब भी आप किसी बैंक के पास जाते हैं होम लोन लेने के लिए, तो वो आपसे 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, तब आपको वो ज़रूरत पड़ती है। मेजर तो यही कारण है क्यों लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं 2.5 लाख से कम पे भी। देखिए, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो या फिर प्रोफेशनल पर्सन हो, जो भी व्यक्ति हो, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा टैक्स बचे और गवर्नमेंट को हम टैक्स दें और हमारे पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिल्कुल। ये कैसे संभव है? तो इनकम टैक्स में काफ़ी सारे रास्ते बताए गए हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। इनमें से सबसे जो कॉमन रास्ता है वो है सेक्शन 80C का रास्ता। इसमें गवर्नमेंट ने बताया, इस सेक्शन 80C के अंदर गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1.5 लाख तक की आपको छूट मिल सकती है। मैं आपको थोड़ी बेटर तरीके से बताती हूँ। उसमें सपोज कीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस ली, आपने इन्वेस्ट किया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट की आपको छूट मिल जाती है। सपोज कीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, आपने 70,000 रुपए की इंश्योरेंस ली है। इंश्योरेंस और पब्लिक प्रोविडेंट फंड मिला के आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए है, तो आपको 10 लाख की जगह
9,30,000 पे ही टैक्स देना पड़ेगा। 70,000 की आपको पूरा छूट मिल अमाउंट छूट जाएगी। मिल गया। जी, तो ये सीमित है लेकिन 1.5 लाख रुपए तक। तो एटीसी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, जो कुछ ये इन्वेस्टमेंट्स बताई गई हैं कि इन्हीं जगहों पे आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो 1.5 लाख तक आपको छूट यानी मिल कि जाती है। 1.5 लाख तक ही छूट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं उसके मिलेगा। ज़्यादा भी छूट मिलती है। इसको छोड़ के ये तो मैंने बात की एटीसी की। एटीसी को छोड़ के मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो आप प्रीमियम देते हैं, उसके लिए भी आपको 25,000 तक की छूट है। तो 1.5 लाख तो एटीसी की छूट हो गई, प्लस 25,000 इसकी छूट मिल गई, तो 1,75,000 हो गए। इनके अलावा भी अगर आपने जैसे गवर्नमेंट की एनपीएस स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको 50,000 तक की और छूट मिल सकती है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है, उस पे आप जो ब्याज देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, वो भी आपको छूट में मिल जाती है। तो ऐसे ये बहुत कॉमन प्रोविजंस हैं जिनके अंदर आपको छूट मिलती है। इनको छोड़ के भी काफ़ी सारे जगहें हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने बताया है कि आपको छूट दे सकते हैं। इस एक और जो चीज़ है, अगर आप कहीं डोनेशन देते हैं, डोनेशन भी ऐसी सोसाइटीज़ और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को देनी है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो आपको वो डोनेशन की भी छूट मिल जाती है। तो इस तरह के प्रोविजंस हैं जहाँ आप छूट ले सकते हो और अगर इनकम टैक्स सैलरीड बचा पर्सन सकते की अगर बात करें, जो सैलरीड है, चाहे वो प्राइवेट फर्म हो चाहे वो पब्लिक फर्म हो, उनमें तो वो ही अपने टैक्स को कैसे बचाएंगे? हो। ये क्योंकि उनकी तो बहुत फिक्स हाँ, इनकम होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि सैलरी वालों पे टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि सैलरी वालों को जो हाथ में मिलता है उसी पे टैक्स लगता है, वो उससे खर्चे नहीं ले सकते। जैसे बिजनेस वालों को तो जो सेल की है उससे खर्चे माइनस करके जो प्रॉफिट है उस पे टैक्स उस देना पे है, टैक्स लेकिन होगा। सैलरी वालों को तो अगर 10 लाख मिला तो 10 लाख पे टैक्स है, उससे कोई एक्सपेंसेस नहीं आप ले सकते हैं। तो सैलरी वालों के लिए दो जो बड़ी रास्ते हैं जहाँ मुझे लगता है टैक्स बचा सकते हैं, उनमें से पहला है हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा। तो क्या होता है कि एक सैलरी के बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, डियरेंस अलाउंस, उसमें से एक होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये उनको बेनिफिट करता है जो किराए के मकान में रहते हैं। तो सपोज कीजिए मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है, उसमें से मेरे एम्प्लॉयर ने बोला है कि इसमें से 2 लाख रुपए आपको एचआरए दिया जाएगा। अब सपोज कीजिए मैंने 20,000 रुपये पर मंथ का रेंट दे रही हूँ, मैं किराया दे रही हूँ, तो 20,000 इंटू 12 महीने का किराया हो गया 2,40,000। तो सब्जेक्ट टू द एचआरए, मतलब 2 लाख या 2,40,000 जो भी इनमें से कम है, उतने की आपको डिडक्शन आपकी सैलरी में से मिल जाती है। अच्छा। तो एचआरए का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो टैक्स बचाने में हेल्प करता है सैलरी वालों की। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एक रास्ता है जिससे टैक्स बचा सकते हैं सैलरी वाले, वो है कि एक वो घर ले लें, घर खरीद लें और उसके ऊपर एक हाउसिंग लोन ले लें। अच्छा। तो उस हाउसिंग लोन की जब रीपेमेंट होती है तो उस पर इंटरेस्ट जाता है, वो इंटरेस्ट जनरली बहुत हाई होता है, तो वो इंटरेस्ट की भी छूट 2 लाख तक की आपको मिल सकती है Yearly। इनकम से। हाँ, ये लेकिन सैलरी वालों के लिए ही नहीं, सब तरह सबके की लिए। इनकम के ऊपर डिडक्शन है, लेकिन सैलरी वालों को ये काफ़ी हेल्प करती है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि सैलरी वाले अपना टैक्स कैसे बचाएं, मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि आप जाके पहले होम लोन ले लीजिए, उसका जो इंटरेस्ट है उसकी भी आपको छूट मिलेगी, घर भी आपका खड़ा हो गया और टैक्स भी बच गया। और इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने से पहले कौन से दस्तावेज आवश्यक रूप से देखे जाने चाहिए? देखने तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन जो दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी गलतियां करने का स्कोप बढ़ जाता है, उनमें से पहला है 26AS और दूसरा है AIS। मैं आपको समझाऊंगी दोनों क्या है। ये दोनों फॉर्म्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये दोनों फॉर्म्स आपको कैसे मिल सकते हैं। जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में जाएंगे और आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तो आपके डैशबोर्ड पे या ऊपर जो बटन्स हैं उनसे आपको ये दो फॉर्म्स मिल जाएंगे। फॉर्म 26AS क्या है, इसमें आपको बड़ी सारी जानकारी मिलती है कि आपने उस साल में जिस साल की आप रिटर्न भर रहे हैं उसमें क्या क्या काम किए हैं, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट्स की हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाती है, अगर आपका टीडीएस जिन लोगों ने काटा है वो सारे इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी फॉर्म 26AS में मिल जाती है। अब टीडीएस क्या होता है अगर आप पूछेंगे अगर, तो इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर बताया गया है कि अगर आपको किसी एक इंसान से, एक आदमी से एक साल में एक लिमिट से बाहर इनकम आ रही है, सपोज कीजिए 30,000 से ऊपर आपको कोई पेमेंट कर रहा है किसी सर्विस के लिए या गुड्स के लिए, ऐसे ही नहीं,
तो उसमें एक छोटा-सा पार्ट 1 से 10% के बीच का पार्ट की रेट्स दिए हुए हैं इनकम टैक्स में, उतना वो टैक्स काट के अब सीधा गवर्नमेंट को देते हैं और बची हुई पेमेंट आपको देते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में लूँ, तो अगर किसी ने आपको 50,000 की पेमेंट करनी है, ठीक है? आपने उनको लीगल सर्विसेज़ दी है, तो 10% के हिसाब से वो 5,000 अपने पास रखेंगे, गवर्नमेंट को सीधा डिपॉज़िट करेंगे आपका टैक्स बताकर और 45,000 आपको हाथ में दे देंगे। तो ये जो 5,000, 10,000 ऐसे करके आपके टैक्सेस काट रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26A में मिलती है। इनके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जैसे आपकी जीएसटी में क्या सेल रिपोर्ट की है आपने, वो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई और सेल दिखा दी, आपकी जीएसटी रिटर्न में कोई और सेल दिख रही है, ठीक है? तो इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको 26A में मिल जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये अभी नया स्टेटमेंट आया है, इसको एआईएस कहते हैं। ये भी फॉर्म 26AS जैसा ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, आपका इनकम टैक्स रिफंड आया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एआईएस में देखने को मिलती है। तो अगर आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं, तो आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाता है कि गवर्नमेंट के पास मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है और मेरी कोई इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी छूट तो नहीं रही है। एक चीज़ मुझे बताइए कि इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में फ़र्क क्या है? इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है और जीएसटी आपके सेल पे लगता है। अच्छा। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन है और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन है। सपोज अच्छा। कीजिए आपको सैलरी मिलती है 10 लाख रुपए, आपको सीधा उस पर इनकम टैक्स देना है हम्म, 10, 20, 15% पे, जो भी रेट आपको गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर दिया हुआ है। जीएसटी में ऐसा है कि आप सपोज कीजिए आपकी एक दुकान है, आपने उसमें सामान बेचना है, तो जो जीएसटी का रेट है, सपोज कीजिए जीएसटी का रेट है 18%, तो आप 18% के हिसाब से जब आप कस्टमर को बिल देते हैं, सपोज कीजिए 1 लाख का बिल देंगे, तो उस पर 18% जीएसटी और लगा के, मतलब 18,000 रुपये और लेके कस्टमर से लेंगे और वो गवर्नमेंट को देंगे। तो जो आप सर्विसेज देते हैं या गुड्स देते हैं, उस पे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन को जीएसटी कहते हैं, और जो आपकी इनकम है, जो आपका प्रॉफिट है, उस पे जो आप टैक्स देते हैं, उसको इनकम टैक्स कहते हैं। अच्छा, यानी कि जो इनकम टैक्स भर रहा है उस पर अतिरिक्त बोझ है जीएसटी। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि परचेज पर जीएसटी लगता है। जैसे मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए या फिर कोई सामान आपने परचेज किया, उस पर जीएसटी लगता है या फिर सीजीएसटी लगता है 18%, चाहे जितना परसेंट जीएसटी लग रहा हो। तो एक तो अगला बंदा इनकम टैक्स भी दे रहा है, अगर वो कोई सामान परचेज भी कर रहा है तो उसके लिए जीएसटी अलग से भर रहा है, तो उस पर ऐसा नहीं लगता है कि उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उस टैक्स पेयर पे? नहीं, तो अगर आप अगर एक तरीके से देखें, तो अगर मैं रेस्टोरेंट ओनर की बात करूं, तो रेस्टोरेंट ओनर ने जो पैसे कमाए, उसका पार्ट तो जीएसटी वैसे ही कभी नहीं था। अगर उन्होंने 100 रुपए का सामान बेचा है, तो 100 रुपए उनको उसमें से मिल गया है। 100 रुपए पे 18% जो एक्स्ट्रा लिया, 18 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए, वो तो उनके कभी थे ही नहीं। अच्छा। तो वो जो टैक्स भी दे रहे हैं, वो 100 रुपए पे ही दे रहे हैं। 18 रुपए जो उन्होंने कस्टमर से लिया है, वो सीधा गवर्नमेंट को दे रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि अतिरिक्त जो बोझ पड़ रहा है, आपको नहीं लगता कि अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है इनकम टैक्स के अलावे? दोनों पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, अगर एक तरीके से देखा जाए तो दो तरह के अगर टैक्सेस हैं, हाँ। और अगर कस्टमर जो 18 रुपए दे रहा है, उस उसके पर ऊपर अतिरिक्त तो बोझ तो उसके है। ऊपर टैक्स का बोझ दो तरीके का हो जाता है, क्योंकि एक तो वो अपनी जो इनकम है उस पे भी टैक्स दे रहा है, और उसी इनकम से जब आपको किसी कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाके पैसे दे रहा है, तो उस पे भी क्योंकि 18 आज तो रुपए हर चीज एक्स्ट्रा पे दे जीएसटी रहा लग रही है, जी। किताब पे, मेडिसिन पे, हॉस्पिटल के बिल्स पे, हर चीज पे जीएसटी लग लेकिन रही है। जीएसटी जरूरी है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज को अगर आप बाहर रख देते हैं इनकम टैक्स के दायरे से, तो काम नहीं बन सकता इनकम खैर, टैक्स। मुझे ये बताइए कि टैक्स बेनिफिट के लिए कुछ लोग व्यापार करते हैं, तो व्यापार प्राइवेट फर्म जरूरी है ना किसी के पार्टनरशिप में, टैक्स कर अगर बचाना हो तो टैक्स बेनिफिट के लिए? देखिए, अगर देखा जाए तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं, अगर आप वही पूछ रहे हैं मुझसे, तो काफ़ी तरीके के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि मैं अपने ही नाम पे बिजनेस कर रही हूँ, एक हो सकता है कि मैं एक पार्टनरशिप बना के काम कर रही हूँ,
एक हो सकता है मैं कंपनी बना के काम कर रही हूँ। तो इन सब के लिए इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने अलग-अलग टाइप के इनकम टैक्स रेट्स दिए हुए हैं। इनमें से सबसे जो ईज़ी और फ्लेक्सिबल रेट्स हैं वो इंडिविजुअल के हैं। अगर मैं अच्छा। अपने नाम पे काम कर रही हूँ तो उसमें सबसे कम टैक्स लगता है। क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है तो मैं इतना डिटेल में शायद ना समझा पाऊँ। लेकिन इंडिविजुअल में कम टैक्स लगता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की तो अभी प्रेज़ेंटली इसमें सबसे स्ट्रिक्ट रेट है, 30% स्ट्रेट आपका टैक्स रेट है। तो अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए, सपोज़ कीजिए अगर आपने पर्सनली करें तो पर्सनली नहीं, पर्सनली अगर पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में अगर आप करते हैं और उसमें अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो उसका सीधा 30% जो कि 30 रुपए है प्लस 4% और सेस गवर्नमेंट सीधा ले जाती है। अगर पार्टनरशिप में हो तो। जी। तो पार्टनरशिप फर्म सबसे ही महँगा इन टर्म्स ऑफ टैक्स के संदर्भ में बहुत ही महँगा माना जाता है। तीसरा अगर आप कंपनी हैं, तो कंपनी में अब क्योंकि मेक इन इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, तो उनके तहत कंपनीज़ के रेट्स काफ़ी सब्सिडाइज़ किए हैं। तो कंपनीज़ पे अगर आप एक नॉर्मल कंपनी हैं, तो आपके ऊपर 25% का टैक्स लगता है। अगर आप एक 400 करोड़ से कम की कंपनी है, तो आप पे 22% का टैक्स लगता है और अगर आप 2017 के बाद कंपनी बने हैं और आप कुछ बना रहे हैं, ये मेक इन इंडिया के अंदर निकाला गया है स्कीम, तो आप पे सिर्फ 15% का टैक्स लगता है। तो इन तीनों में सबसे जो बेनिफिशियल है वो है खुद के नाम पे बिज़नेस करना या खुद के नाम पे प्रोफ़ेशन करना। लेकिन वही बात है कि सबके अपने-अपने मेरिट्स हैं, अपने-अपने डीमेरिट्स हैं। जब अगर आप कंपनी या पार्टनरशिप फर्म बन के काम करते हैं तो वो ज़्यादा कॉर्पोरेट होता है, ज़्यादा भरोसेमंद होता है। तो इसीलिए लोग पसंद करते हैं कि वो पार्टनरशिप या कंपनी में ही जाएँ और खुद के नाम से ना करें। जो छोटा व्यापारी है वो जनरली खुद के नाम पे बिज़नेस करना चाहता है। छूट को लेके आपकी क्या राय है? छूट को लेके काफ़ी कुछ तो मैंने आपको बताया प्रोविज़न्स की किस तरह से आप छूट ले सकते हैं। अगर हम ऐसे इनकम्स की बात करें, ऐसे आय की बात करें जिन पे टैक्स है ही नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एग्रीकल्चरल इनकम में कोई टैक्स नहीं है। अगर आप खेती करते हैं, उससे कुछ उगता है और उसको बेचते हैं, उससे जो प्रॉफ़िट आता है उस पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आपके घर वालों ने आपके जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया है, तो उस पे कोई टैक्स नहीं है, आपको टैक्स नहीं देना उस पे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद के अगर गिफ्ट करता है उस पे कोई टैक्स नहीं है। हाँ, कोई टैक्स नहीं। कोई टैक्स नहीं है। लेकिन गिफ्ट आप अनरिलेटेड पार्टी से नहीं ले सकते, आप अपने रिलेटिव से ही ले सकते वो हैं। सेम कास्ट होना चाहिए। ये कास्ट नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि वो Either आपके brother, मम्मी mother, होना हाँ, कि आपके या तो माता होनी चाहिए या पिता होनी चाहिए या फिर भाई, sister। बहन या भाई की वाइफ ऐसे, उसमें लिखा हुआ है अपने ही इनकम टैक्स रिलेशनशिप में। में होना चाहिए। जी, ये दिखाना अगर पड़ता मैंने है। आपको गिफ्ट दिया तो आपको छूट नहीं है, आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा। वो आपकी इनकम मानी जाएगी। इनको छोड़ के अगर आप देखते हैं तो अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है, वो एग्ज़ेम्प्ट है, उस पे कोई टैक्स नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसा नहीं है कि ऐसे रास्ते नहीं हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप टैक्स बचा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से जिस पे आपको टैक्स नहीं लगता है। निरुपमा जी, सबसे एक बड़ा सवाल, अंतिम सवाल कि लोग हमेशा टैक्स की चोरी करते हैं। कि चाहते हैं कि मैं टैक्स ना दूं और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबको मालूम है कि इनकम टैक्स अल्टीमेटली यूज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में। तो अगर हम चोरी करते हैं इनकम टैक्स की तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अपना खुद का है। हाँ, थोड़ा करप्शन है जिसकी वजह से पूरा पैसा जो हम इनकम टैक्स में देते हैं वो हम तक नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर उसमें हम भी करप्ट हो जाएं और अगर हम भी चोरी करना शुरू कर दें तो जिस गति से डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री का वो पॉसिबल नहीं है। तो इनकम टैक्स हमेशा ईमानदारी से देना ही प्रेफरेबल है। बहुत शुक्रिया निरुपमा दिलीप बेला जी, इतना समय देने के लिए। हम इनसे एक बार फिर किसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे इनकम टैक्स को लेकर के लिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।